Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on लॉ सेमेस्टर Q&A सीरीज। इसमें हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट 2 की और अब हम पहुंच गए हैं हमारी लास्ट यूनिट पे, दैट इज यूनिट नंबर 5 अबाउट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका इन रिलेशन टू कि पार्टनरशिप क्रिएट कैसे होती है, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और स्टेटस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द माइनर, द स्टेटस ऑफ माइनर इन पार्टनरशिप एक्ट। तो जब पार्टनरशिप फर्म है उसमें माइनर का क्या रोल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टूडेंट्स, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, रिलेशनशिप फ्रॉम पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है या फिर ये अराइज होता है फ्रॉम द स्टेटस। सो द आंसर इज कि पार्टनरशिप का स्टेटस हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज होता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि पार्टनरशिप जो है अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट भी है, और ये उसी तरीके से स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी आपको देखने को मिलता है। तो पहले ही इंट्रोडक्शन में हमने ये पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि रिलेशनशिप फ्रॉम पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, particularly as enshrined in the acts like the Indian Partnership Act 1932। अब आते हैं इसके रीजंस के पीछे सॉरी अब आते हैं इसके रीजंस के पीछे कि क्यों ऐसा क्यों है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज हो सकता है। तो जब आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन पे जाते हैं विच इज अंडर सेक्शन 4, जिसमें टोटल 8 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, उन्हीं में से एक एसेंशियल है एग्रीड, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, विच बेसिकली टॉक्स अबाउट की कॉन्ट्रैक्ट, कि जब दो लोग एग्री होते हैं ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस कि हाँ हमें पार्टनरशिप करनी है, जब उनके बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी पार्टनरशिप अराइज होती है। तो सेक्शन 4 जो कि डिफाइन करती है पार्टनरशिप को, उनमें से एक एसेंशियल आपका जो है वो साफ साफ इस पॉइंट को कंफर्म करता है कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 5 का भी हम यहां पे रेफरेंस ले सकते हैं, जो कि ये बात करता है, जिसमें स्पेसिफिकली टर्म यूज की गई है कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। अब ये स्टेटस क्या होता है, इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इन द अपकमिंग स्लाइड्स, जिसमें हम जॉइंट हिंदू फैमिली, बर्मीज हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बात करेंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफ नाउ। सो पहला रीजन है हमारा सेक्शन नंबर 4, सेकंड रीजन है हमारा सेक्शन नंबर 5। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीजन की, दैट इज स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टनरशिप अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ऐसा नहीं है कि बाय स्टेटस, जस्ट बिकॉज कि कोई पार्टनर का सन है या पार्टनर की डॉटर है तो वो भी बाय डिफॉल्ट पार्टनर ही बन जाएगी उस पार्टनरशिप फर्म में। नो, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो एज पर टू सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड द स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों रीजंस हमें इस पॉइंट को कंफर्म करते हैं कि पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज होती है और स्टेटस से अराइज नहीं होती है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट अराइजेस फ्रॉम द स्टेटस। अब ये स्टेटस क्या होता है, यहां पर हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट वन इज योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सेकंड वन इज ऑफ को-ओनरशिप एंड द थर्ड वन इज बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। तो जैसे जब हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें जैसे ही किसी पर्सन की बर्थ होती है तो वो उस फैमिली का मेंबर बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टेटस कि भाई इसका जन्म इस फैमिली में हुआ है तो ये भी मेंबर होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ज्वाइंट हिंदू फैमिली की, तो अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है तो क्या, अब एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली अगर एक बिजनेस कर रही है तो क्या फिर वो बिजनेस आपका जो है पार्टनरशिप ही बन जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में तो मेंबर्स काफी हैं, 2 या 2 से ज्यादा तो मेंबर्स हैं ही, और वो सब मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। तो सेक्शन 5 के सेकंड पैरा में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डील किया गया और स्पेसिफिकली लिखा गया है कि देखिए ये पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। लेकिन अगर 2 ब्रदर्स या उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली के कोई भी 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स अगर पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो वो ओपन जरूर कर सकते हैं, बट वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे नहीं होगा कि बाय डिफॉल्ट हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपकी पार्टनरशिप बन जाएगी। ठीक है जी। सिमिलरली अगर कोई 2 को ओनर हैं,
ठीक है जी। अब मान लीजिए दो लोगों ने मिलकर एक बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद उसको रेंट पे दे दिया, अब वहां से वो पैसा कमा रहे हैं, तो क्या ये भी पार्टनरशिप हो जाएगी? नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ को ओनरशिप, एंड को ओनरशिप इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। तो इसीलिए ये भी जो है पार्टनरशिप में फॉल नहीं करती है। और लास्ट आपका है यहां पे बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर ये दोनों कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम इन दोनों को पार्टनर्स नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ ही दोनों मिलकर चाहते हैं कि हम दोनों पार्टनर ही बन जाते हैं और हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा जरूर कर सकते हैं। ऐसा कोई बार उनके ऊपर नहीं लगा है कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको थ्रू कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टनरशिप को अराइज करना होगा। जस्ट बिकॉज वो बिजनेस कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट या बाय स्टेटस उनके जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आई होप अब हमने ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि जो आपकी पार्टनरशिप है वो अराइज होती है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज? तो अगर जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे के लिए, उनके कुछ राइट्स होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट उनकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। तो वो जो राइट्स हैं, वो जो ड्यूटीज हैं जो एक दूसरे के लिए हैं, और देखिए राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमेशा कब आता है? व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप। जब भी दो पार्टीज के बीच में कोई भी रिलेशनशिप होगा तो वहां पे राइट्स एंड ड्यूटीज आ ही जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें हस्बैंड एंड वाइफ की, तो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज वहां पर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप का रिलेशन, और क्या पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है? बिल्कुल। जब आप सेक्शन 4 में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो जो सबसे पहला एसेंशियल है दैट इज पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। और क्योंकि ये रिलेशनशिप है तो अब इसमें एक दूसरे के अगेंस्ट पार्टनर्स के राइट्स जरूर होंगे ही होंगे, और जहां राइट्स होंगे वहां ड्यूटीज होंगी ही होंगी। तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं क्या, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम राइट्स को कवर अप कर रहे हैं, और यहां पे ना मैंने सेक्शंस के इवन सब क्लॉज को भी जो है रेफर किया है। ठीक है, तो कौन कौन सा? सबसे पहला, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, देयर इज नो डाउट कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप एक्ट में कॉन्सेप्ट है कि कोई स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है, कोई एक्टिव पार्टनर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कोई पार्टनर खुद डिसाइड करता है कि उसको कौन सा किस तरीके का पार्टनर बनना है, तो इन शॉर्ट कि अगर कोई मीटिंग्स हो रही हैं तो क्या वो उनमें पार्टिसिपेट कोई कर सकता है? तो बिकॉज ही इज अ पार्टनर तो उसके पास हर एक राइट है कि वो जो डेली बेसिस का जो बिजनेस चल रहा है उसका कंडक्ट जो हो रहा है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इवन अपने ओपिनियंस को भी वो एक्सप्रेस कर सकता है, और उसके पास राइट होगा टू एक्सेस टू बुक्स। यहां पे ये बुक्स से मतलब है आपका अकाउंट्स, कि भाई क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या लॉसेस हो रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या हमारी लायबिलिटीज हो रही हैं एंड सो ऑन। वो बुक्स को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, तो ये तो इवन राइट ही नहीं, एक एसेंशियल भी है, क्योंकि अगर कोई प्रॉफिट ही शेयरिंग नहीं कर रहा है तो वो पार्टनर ही नहीं हो सकता एज पर टू सेक्शन 4। लेकिन उसको वो प्रॉफिट की परसेंटेज मिलना भी जो है वो क्या है, वो उसका राइट है। अब वो एक सर्टेन परसेंटेज भी हो सकती है, और बाय डिफॉल्ट अगर है तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसाइड करता है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है किस परसेंटेज पे वो एग्री हुए हैं अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट दैट इज इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है आपका राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए यहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी तरीके की कोई एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस पे उसको जो है इंटरेस्ट भी मिलेगा। इवन कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्लॉज में लिखा हुआ है, दैट इज 6% पर एनम। ठीक है जी। राइट टू इंडेमनिफाइड, तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो भी यहां पर है। तो अगर कोई भी एक पार्टनर जो है वो किसी भी तरीके का फॉल्ट करता है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो जो है इंडेमनिफाई करे पार्टनर को। प्लस यहाँ पे जो पॉइंट के बारे में जिसके बारे में बात हो रही है वो ये हो रही है कि अगर एक पार्टनर ने किसी भी तरह की कोई पेमेंट्स की हैं जो कि उसे करनी चाहिए थी, एंड दोज वर कंप्लीटली इन द सर्कल ऑफ प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर कोई इमरजेंसी हुई है और उनमें उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट से की है, तो अब ये फर्म की जो है ड्यूटी बनती है और पार्टनर का राइट बनता है कि उनको वो इंडेमनिफाई करे। नेक्स्ट वन इज योर राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर टू सेक्शन 31 जब आप पढ़ते हैं
तो अगर किसी को भी, अब फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, तो मिस्टर ए, बी एंड सी के कंसेंट के बाद ही कोई नेक्स्ट पार्टनर इंट्रोड्यूस हो सकता है, विच मीन्स विदाउट देयर कंसेंट, अगर किसी एक का भी कंसेंट नहीं है तो वो न्यू पार्टनर का जो है वो इनकमिंग, वो जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता है। नाउ कमिंग टू द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स अमंग देमसेल्व्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है दैट इज अ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जो कि सेक्शन नंबर 9 में मेंशन्ड है कि आपको जो भी करना है, कुछ अपने पर्सनल प्रॉफिट्स नहीं निकालना है आपको। करना ऐसे है कि भाई मैं जो भी एक्ट करूं उसका फर्म को बेनिफिट हो, और फिर वो जो बेनिफिट है वो सभी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन, जब भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है तो आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इन रिलेशन टू अकाउंट्स की, कितना प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉस हुए, क्या लायबिलिटी इनकर हुई, क्यों हुई, एंड सो ऑन। नेक्स्ट वन, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो एज पर टू सेक्शन नंबर 10, अगर किसी भी एक पार्टनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया है किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली द फर्म इज लायबल। बट अब वो फर्म का राइट बनता है, वो बाकी पार्टनर्स का राइट बनता है कि अब हम जो है जो जिस पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया है वो जो है इंडेमनिफाई करे अदर पार्टनर्स को, एज पर टू सेक्शन नंबर 10। नेक्स्ट, ड्यूटी टू डिलीजेंटली अटेंड टू बिजनेस। तो देखिए जो सेक्शन 12B में जो ड्यूटी के बारे में बात हो रही है वो ये है कि एज आप पार्टनर आप डिसीजंस लेते हो, कई बार सही लेते हो, कई बार गलत लेते हो, बट एटलीस्ट आपकी इंटेंशन, आपका ड्यू डिलीजेंस वहां पर होना चाहिए, किसी तरह की कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, राइट? तो तब अगर आपको कोई लॉस होता है देन द फर्म इज ऑलवेज देयर फॉर यू। तो बट ड्यूटी टू डिलीजेंटली अटेंड द बिजनेस, विच मीन्स कि जो भी आपको काम दिए गए हैं, जो भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं एज अ पार्टनर, वो आप अच्छे से परफॉर्म करो टू द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ योर स्किल। फर्दर, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स। तो अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई प्राइवेट प्रॉफिट्स बना लिए हैं तो एटलीस्ट आप बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म करो, क्योंकि देखिए एक बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आपको उसको छिपाने की कोई जरूरत नहीं होती है, और अगर आप छिपा रहे हो तो इट मीन्स यू नो समवेयर डाउन इन योर हार्ट कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। ड्यूटी टू होल्ड और यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सोलरी फॉर द फर्म। तो जो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है जो हम सेक्शन 14 में पढ़ते हैं वो आप पार्टनरशिप फर्म के ही ऑब्जेक्टिव्स के लिए, काम के लिए यूज कर रहे हो, ना कि किसी और अदर पर्पस के लिए, एज पर टू सेक्शन 15। ड्यूटी टू बियर लॉसेस इक्वली। तो एज पर टू सेक्शन 13B, अगर आपने कोई भी लॉस हुआ है तो उसमें आपकी भी जो है ड्यूटी बनती है कि वो भी अगर आपने प्रॉमिस किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए लॉस और प्रॉफिट में सबसे मेजर डिफरेंस यहां पर ये आता है कि प्रॉफिट इज समथिंग विच इज एसेंशियल, आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, परसेंटेज में वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर नेगोशिएशंस एंड द अदर फैक्टर्स एज पर टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग जरूर मिलेगी बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज एसेंशियल फॉर द पार्टनरशिप। जब हम शेयरिंग ऑफ लॉसेस की बात करते हैं तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट एसेंशियल। क्यों? क्योंकि बिजनेस कभी भी लॉसेस के लिए नहीं किया जाता, बट द फ्यूचर इज अनसर्टेन, होने को तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी अगर पार्टनर्स ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि हम किस परसेंटेज में लॉस शेयरिंग करेंगे या कौन करेगा भी और कौन नहीं करेगा, तो पहली चीज तो यह है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉलो अप होगा। बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, आपने ऐसा कुछ डिसाइड किया ही नहीं था, देन देयर इज अ ड्यूटी टू शेयर लॉसेस इक्वली एज पर टू सेक्शन 13 क्लॉज बी। अब आते हैं जी आज के सेशन के हमारे फाइनल क्वेश्चन पे कि माइनर का क्या स्टेटस है इन द पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, माइनर कैन नेवर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। तो माइनर तो कभी बन ही नहीं सकता है। Then, अब आते हैं रीजन पे, क्यों, व्हाई नॉट। क्योंकि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसमें सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं तो वो चीख चीख कर क्या कहता है कि माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट किया सो दैट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो। यहां तक हो गया। अब सर बिना एग्रीमेंट के, बिना कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप, तो वो तो हमने अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, सेक्शन 5 रीड विद सेक्शन नंबर 4 हमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंक्लूड कर देता है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के तो आपकी पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। तो फिर
माइनर कभी भी पार्टनर बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी हमने यही बात की है। अ पर्सन, माइनर है कौन? जो जिसकी अभी 18 साल की उम्र जो है वो नहीं हुई है, और माइनर को हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसीलिए इसी रीजन से बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो माइनर है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता है। तो फिर सवाल आता है कि सर फिर सेक्शन 30 क्या है? तो देखिए सेक्शन 30 में आप माइनर का एडमिशन कर रहे हो, कहां पर? आप उसको बेनिफिट्स दे रहे हो पार्टनरशिप के, वो आप दे सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, कोई बार नहीं है किसी भी तरीके का, वो आप कर सकते हो। ठीक है जी। तो सेक्शन 30 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हम माइनर को पार्टनर बना रहे हैं। हाँ, अगर माइनर की उम्र अब मेजर हो गई है और वो एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप था, तो उसके पास ऑप्शन जरूर आ जाता है कि अब वो ऑप्शन टू इलेक्ट पार्टनरशिप, कि वो एक पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, नॉट ए पार्टनर। A minor cannot be a partner in a true sense, but can be admitted to the benefits of an already existing or newly formed partnership. Consent of all partners. अब अगर उसको benefits के लिए भी ऐड करना है तो सारे पार्टनर्स का आपको कंसेंट चाहिए ही चाहिए। पर्पस क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्यों हम माइनर को बेनिफिट्स दे रहे हैं पार्टनरशिप के? तो the primary purpose of admitting a minor to the benefits is usually to allow him to share in the profits and property in the firm without incurring personal liability। यहां पर हम उसकी किसी भी तरीके की कोई पर्सनल लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। This is often done in cases of inherited family businesses or to bring in new capital or talent। देखिए इसमें एक वन ऑफ द जो प्रैक्टिकल रीजन जो देखा गया है कि इसको क्यों किया जाता है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा देयर आर नो फ्री लंचेस, फ्री में जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ पर आप क्यों किसी माइनर को एडमिट करोगे फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? तो इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रॉम सेक्शन नंबर 4। जब आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सबसे पहला एसेंशियल जब आप पढ़ते हैं रिलेशनशिप, तो जो रिलेशनशिप है दैट इज समथिंग जो जिसमें कि कहा गया है कि जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है दैट इज मोर थिकर देन द ब्लड रिलेशनशिप्स, राइट? तो जब आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा है और सपोज इफ देर वाज वन पार्टनर हु इज नो मोर नाउ, तो अब उसका अगर कोई बच्चा है, ठीक है जी, सो देन टू यू नो टू गिव हिज शेयर टू दैट चाइल्ड बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यूजुअली इन सिचुएशंस में जो है इस तरीके के प्रोविजंस को एक्सरसाइज किया जाता है। अब यहीं पे हम बात करेंगे कि जब वो माइनर जिसको ऐड कर दिया गया है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, जब यही माइनर अगर मेजर होता है तो अब क्या मिलता है? अब इसको ऑप्शन मिलता है। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, मतलब जब वो 18 साल का हो जाएगा देन ही नीड टू मेक अ क्रूशियल डिसीजन कि उसको पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना है, और इसके लिए उसको 6 मंथ्स दिए जाते हैं आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, जिसमें वो नोटिस दे सकता है कि भाई वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। अब अगर फर्म बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो अपना फ्यूचर उसमें देख रहा है तो वो ऑब्वियसली वो पार्टनर बनना चाहेगा, और अगर वो अपना फ्यूचर उस फर्म के साथ नहीं देख रहा है फॉर एनी XYZ रीजंस, तो वो अपना क्विट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको मिलते हैं 6 मंथ्स। अब यहां पर भी एक और कॉन्सेप्ट है, सर मान लो उसको पता ही ना हो, तो फिर उसके बाद चाहे उसके या तो 6 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, या जब भी उसको नॉलेज स्टार्ट होती है, जब भी उसको नॉलेज होती है, तो विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, तब से आपके 6 मंथ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, डन। और आपको अपना जो भी डिसीजन है उसके लिए पब्लिक नोटिस जो है वो देना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में एक पॉइंट और आ जाता है कि व्हाट इफ अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ठीक है, पब्लिक नोटिस अगर दे दिया तो उसमें तो आपने क्लियरली कर ही दिया होगा कि पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, लेकिन अगर आपका टाइम पीरियड चल रहा है और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो फिर देन इट्स अ प्रिजम्पशन कि आपने पार्टनर बन गए हो उस पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है जी। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ माइनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स। देखिए इंडियन पार्टनरशिप में अगर मैं इन क्वेश्चंस के अलावा और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो इसके अलावा आप डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट पे जो है वो चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, डिसोल्यूशन,
registration, they are also again some important topics. ठीक है जी. So that's it from my end as of now. I hope things are clear. So that's it from my end. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say